हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द स्कॉलर्स मंत्रा। मेरा नाम है मीनाक्षी द्विवेदी और फिर हाजिर हूं आपके लिए एक और नए वीडियो के साथ। ईएमआरएस एग्जामिनेशन के बाद अब बारी है एनबीएस एंड केवीएस की, जो एग्जामिनेशन 29 ऑफ मार्च को होने जा रहा है। ईएमआरएस में जिस तरीके से एग्जामिनेशन का पैटर्न आया, उस पैटर्न के बाद स्टूडेंट्स में थोड़ा सा डाउट आ जाता है कि अगर ये पैटर्न एनबीएस एंड केवीएस में भी आता है तो क्या हम रेडी हैं या नहीं। तो जितना भी टाइम हमारे पास बचा हुआ है, 3 से 4 दिन जो हमारे पास बचे हुए हैं 29 तारीख तक, तो क्यों ना इस तरीके से भी तैयारी कर ली जाए जो नया पैटर्न एग्जामिनेशन में हमको देखने को मिला। तो ये जो वीडियो सीरीज मैंने कम से कम टाइम में आपको देने की जो मैं कोशिश कर रही हूँ, इसका मेन पर्पस यही है कि आप एक और बार प्रैक्टिस कर पाए, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करवाएंगे सब्जेक्ट वाइज, ताकि आप एक बार और उसी कॉन्फिडेंस के साथ, जो कॉन्फिडेंस आपका ईएमआरएस एग्जामिनेशन में था, उसी कॉन्फिडेंस के साथ आप एनबीएस एंड केवीएस एग्जामिनेशन में भी पार्टिसिपेट कर पाए और अच्छा परफॉर्म कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक नया सेशन। ऑलराइट, तो इसमें हम लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सब्जेक्ट वाइज वो लेकर आए हैं। तो टारगेट हमारा 29 ऑफ मार्च है। ये वीडियो सीरीज यूट्यूब पर अवेलेबल रहेगी और आप ये सब्जेक्ट्स देख सकते हैं। इन्हीं सब्जेक्ट्स को हम टारगेट कर रहे हैं, इन्हीं सब्जेक्ट्स के ऊपर मेन फोकस रहेगा। तो आज जो वीडियो है, आज वीडियो में हम लोग फिजियोलॉजी कवर करेंगे। तो 3 दिन हमारे पास हैं, 3 दिनों में मैं ये 6 के 6 वीडियोस अपलोड कर दूंगी। तो आज हम लोग फिजियोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही क्वेश्चन सेशंस यहाँ पे कवर कर लेंगे नए पैटर्न के साथ, ठीक है। तो ये सीरीज रिकॉर्डेड है, तो आप लोग स्कॉलर्स मंत्रा का टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर ले, ताकि इस वीडियोस के बारे में या फिर इस अपडेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन आपको ऑन टाइम मिल सके। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इस वीडियो के नीचे जो चैट ऑप्शन है, वहां पर आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पिन करके मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और यूट्यूब पर जैसे कि 21 डेज का चैलेंज आप सबको याद होगा, हम सब लोगों ने लिया था। तो टीजीटी का सिलेबस ऑलमोस्ट हम लोगों ने वहां पे कवर किया था। अब आने वाले 24, 25 से 26, 27 और एक दिन और हमें लगाना पड़ेगा 28, तो हम लोग ये टॉपिक्स भी कवर करवा रहे हैं फॉर पीजीटी, क्योंकि पीजीटी में ये टॉपिक्स आने वाले हैं, स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स। तो ये सीरीज यूट्यूब पर 12 बजे चल रही है। तो अगर कोई भी स्टूडेंट पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो ये सीरीज वो देख सकता है। तो ये टॉपिक्स अगर आपने कवर नहीं किए हैं, रिवीजन नहीं किए हैं, तो आप यहाँ पे रिवीजन कर सकते हैं। बाकी ये जो रिकॉर्डेड सेशन है क्वेश्चंस का, ये आपको शाम के टाइम पे अपलोड हो जाया करेगा। तो ये रहेगा, ठीक है, ये रहेगा शेड्यूल। तो आई रियली होप कि आपको चीजें समझ में आ गई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिजियोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूंगी आप लोगों से कि ये वीडियो सीरीज जो है ये रिकॉर्डेड है, तो मैं थोड़ा सा स्पीड में अपना वीडियो कवर करूंगी, ताकि वीडियो छोटा रहे और आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कम टाइम में कवर कर पाए। अगर आपको लगता है कि स्पीड बहुत ज्यादा है, तो आपके पास ऑप्शन है सेटिंग में जाके आप अपनी स्पीड को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको और बढ़ानी है तो आप और बढ़ा सकते हैं, और अगर आपको कम करना तो आप कम भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप वीडियो की क्वालिटी जरूर चेक कर लीजिएगा कि आपकी तरफ से वीडियो की क्वालिटी कैसी है। ये 2-3 चीजों का जरा ध्यान रखेंगे आप। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आंसर देने से पहले आप वीडियो को पॉज करना, उसके बाद आंसर चेक करना, उसके बाद मेरे आंसर के साथ मैच करना, क्योंकि मैं क्वेश्चन के साथ साथ ही आंसर बताती जाऊंगी। ये 2-3 चीजों का जरा ध्यान रखें। ऑलराइट, बाकी ऑल द वेरी बेस्ट। देखिए, खुद चेक करिए कि क्या फिजियोलॉजी में आपने ये सब चीजें कवर की हैं या नहीं। एनबीएस के केवीएस के लिए 4 टॉपिक्स हैं जो फिजियोलॉजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं, जो एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ईएमआरएस में भी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस आए थे। हम अभी एक एजम्पशन लेके चल रहे हैं कि एनबीएस केवीएस में भी सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आएंगे। अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आते हैं तो इसी तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे। इसके अलावा अगर सिलेबस के बाहर से आते हैं तो भी पैटर्न सेम रहेगा। बाकी आपकी खुद की सेल्फ स्टडी और सेल्फ नॉलेज, ठीक है। चलिए, तो ऑल द वेरी बेस्ट। मुझे लास्ट में बता के जरूर जाइएगा कि आपके स्कोर कैसे रहे।
ऑलराइट, सो ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों का ही हम ये प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। पहला फिजियोलॉजी को लेकर चल रहे हैं, तो ये रहा आपका पहला सवाल। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको मिलेगा। सवाल को पढ़ेंगे और जवाब देंगे। जैसे मैंने कहा कि मेरी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा रहेगी, तो आप लोग वीडियो की स्पीड को अपने अकॉर्डिंग मैनेज करिएगा और आंसर देने से पहले, जैसे मैं अगर आंसर दूंगी तो मेरे आंसर से पहले वीडियो को पॉज कर सकते हैं ताकि आप आंसर दें, उसके बाद मेरे आंसर के साथ मैच करें। ठीक है, चलिए, तो यहां पे फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाता है ए। ठीक है, ए बी डी। अगर हम बात कर सकते हैं लेयर्स की, तो एंडोमाइसियम रैप्स द इंडिविजुअल मसल फाइबर, बिल्कुल सही बात है। तो यहां पे करेक्ट आंसर इसका हो जाता है एंडोमाइसियम, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। बी है पेरीमाइसियम रैप्स द बंडल्स ऑफ मसल फाइबर्स, कि बंडल्स ऑफ मसल फाइबर की जो आउटर लेयर है उसको पेरीमाइसियम कहते हैं, बिल्कुल सही है। पेरीमाइसियम रैप्स इंडिविजुअल मसल फाइबर, नहीं, क्योंकि ए ऑप्शन सही है। एपीमाइसियम एनक्लोजेस द एंटायर मसल, तो जो आउटर लेयर है उसे कहते हैं एपीमाइसियम, तो यस, डी इज द करेक्ट आंसर। तो ए यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। एनवीएस केवीएस में मेजॉरिटी ऑफ द चांसेस है कि इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, चलिए, ये पिछली बार का सवाल था जो केवीएस का 2023 का जो क्वेश्चन आया था, ये वही सवाल अभी आपको देखने को मिला। ये दूसरा सवाल आपके सामने। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो सेकंड का यहां पे करेक्ट आंसर हो जाता है भाई दोनों ही सही हैं। दोनों सही कैसे हैं? दोनों सही कैसे हैं? एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस, glucose molecules are converted into pyruvic acid through multiple steps। तो यस, स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाता है। कैसे सही हो जाता है? देखिए, अगर बात की जाएगी पायरुविक एसिड की, तो पायरुविक एसिड तो बनेगा ही बनेगा। कैसे बनेगा? क्योंकि पहले ग्लूकोज के बाद पायरुविक एसिड, और पायरुविक एसिड के बाद इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बनता है लैक्टिक एसिड। लेकिन अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो या फिर एरोबिक ग्लाइकोलिसिस हो, तो पायरुविक एसिड के बाद लैक्टिक एसिड ना बनके ये आगे जाके कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम में। ठीक है, बट पायरुविक एसिड तो बनता ही बनता है ना, तो इसलिए स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही साबित हो जाती है। तो व्हेन ऑक्सीजन इज सप्लाई इज डिप्लीटेड, पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड, तो दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही साबित हो जाता है। तो स्टेटमेंट दोनों सही है, दैट इज व्हाई बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, सवाल नंबर तीसरा आपके सामने। और तीसरे सवाल का देखेंगे कि तीसरे सवाल का सही जवाब हो जाता है बी। तो बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। गैस एक्सचेंज कहां होता है? गैस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन एल्वेलाई व्हिच इज प्रेजेंट इन द लंग्स। तो लंग्स के सेल को कहते हैं एल्वेलाई। ड्यूरिंग एक्सपिरेशन, जब आप सांस छोड़ते हैं, तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल या डायफ्राम अंडरगोस कॉन्ट्रैक्शन, तो ये उल्टा बोला हुआ है इसलिए ये काट दो। द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सचेंज्ड इन द लंग्स, उसको वाइटल कैपेसिटी कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। तो ए एंड सी बिल्कुल सही है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहां पे आपका रिवीजन भी होता जा रहा है साइड बाय साइड। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? और यहां पर फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाता है पल्मोनरी वीन्स। तो इनमें से कौन सी वीन है जो राइट एट्रियम में अपना ब्लड नहीं छोड़ती है? तो सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा और कोरोनरी साइनस, तो तीनों छोड़ती है, इसलिए तीनों नहीं होंगी। पल्मोनरी वीन्स जो है ये बेसिकली लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है टू द लेफ्ट एट्रियम। तो लेफ्ट एट्रियम में ये अपना जो ब्लड है वो डिलीवर करती है, तो इसीलिए यहां पे करेक्ट आंसर इसका हो जाता है डी, पल्मोनरी वीन्स।
फिफ्थ क्वेश्चन नंबर आपके सामने, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? और यहां पे करेक्ट आंसर इसका हो जाता है सी, सेमिलूनर वॉल्स आर एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स। ठीक है, तो बेसिकली एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स को सेमिलूनर वॉल्स नहीं कहा जाता है, सेमिलूनर वॉल्स कहा जाता है ऑर्टिक वॉल्व और पल्मोनरी वॉल्स को। ठीक है, इसलिए सी ऑप्शन गलत है, तो करेक्ट आंसर यहां पे सी हो जाता है। बाकी सारे सही हैं, एक बार देख लीजिएगा, बाकी सारे सही हैं। सिक्स क्वेश्चन नंबर आपके सामने, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? तो सिक्स का करेक्ट आंसर हो जाता है सी, ये ऑप्शन गलत है। गलत क्यों है? जो इंपल्सेस हैं, जो ऐसे नोड से निकलती हैं जिसकी वजह से जो एट्रियम है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर ऐसे नोड से इंपल्सेस एवी नोड पे आती हैं, एवी नोड के बाद एवी बंडल्स, और एवी बंडल्स के बाद परकिंजे फाइबर्स, तब जाके वेंट्रिकल्स, तब जाके जो आपकी वेंट्रिकल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो ये होता है प्रोसेस। बट यहां पे लिखा हुआ है कि इंपल्सेस रीचेस फ्रॉम SNO2 डायरेक्टली टू द परकिंजे फाइबर्स, तो ये तो अपने आप में गलत हो जाता है, तो इसलिए सी इज द रॉन्ग आंसर। बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। तो आप एक बार देखिएगा, एक बार पढ़िएगा कि क्या आपको चीजें क्लियर हो रही हैं। ठीक है, अब ये सब चीजें जो भी आप यहां पे पढ़ रहे हैं, ये सब चीजें, अब आप ये कहें कि मैम थोड़ा सा एक बार इसको एक्सप्लेन भी अगर कर देते तो बढ़िया हो जाता, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि इसके लिए जो मैंने अभी आपको बताया था कि 21 डेज का शेड्यूल जो हमारा चल रहा है यूट्यूब पर, उसके लिए फिजियोलॉजी और स्पोर्ट्स मेडिसिन, जिसमें हमने स्पोर्ट्स इंजरीज ट्रीटमेंट, ये सब टॉपिक्स कवर किए हुए। तो मैं यही आपसे कहना चाहूंगी कि इस वीडियो के बाद अगर आप नए हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है और यहां पर अगर आप थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, तो आप 3 दिन का स्पोर्ट्स एक्सरसाइज फिजियोलॉजी और 1 दिन का स्पोर्ट्स मेडिसिन, 4 दिन का जो सेशन है वो मैंने YouTube पर करवाया हुआ है 21 डेज चैलेंज वीडियोस में, जरूर कवर करिएगा। उसमें मैंने प्रॉपर थ्योरी पढ़ाई है, प्रॉपर थ्योरी के साथ मैंने ये सब कुछ वहां पे समझाया हुआ है। तो यहां पर हम केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैं ये सब चीजें आपको पढ़ा चुकी हूं पहले। ठीक है, चले, तो यहां पे 6 का करेक्ट आंसर सी हो जाता है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, 7th क्वेश्चन नंबर आपके सामने, 7th क्वेश्चन नंबर आपके सामने, अब 7th क्वेश्चन नंबर का देखेंगे आप। 7th क्वेश्चन नंबर का करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाता है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट। अगर ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट के अलावा, जैसे कि फैट्स, जैसे कि प्रोटीन्स, जैसे कि लैक्टिक एसिड, अगर इससे ग्लूकोज बनता है तो उसको कहा जाता है, उसको कहा जाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो मतलब सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगर हम ग्लाइकोलिसिस की बात करते हैं, तो जब ग्लूकोज से एनर्जी बनती है, जब ग्लूकोज डिप्लीट होता है, खत्म होता है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोजेनेसिस, जब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है। ठीक है, जब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है तो इसे कहा जाता है ग्लाइकोजेनेसिस। याद कैसे रखोगे? याद ऐसे रखोगे कि यहां पे ग्लाइकोजन बन रहा है, और जब कोई चीज बनती है इसे कहते हैं जिनेसिस, इसे कहते हैं जिनेसिस। तो ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब है कि ग्लाइकोजन बन रहा है। वहीं पर अगर ग्लाइकोजन से दोबारा ग्लूकोज बनता है, तो अगर ग्लाइकोजन से दोबारा ग्लूकोज बनता है तो इसको क्या कहा जाएगा, जरा ये आप बताएंगे मुझे। तो मैंने यहाँ पे 2-3 चीजें आपको बता दी हैं, तो उसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाता है। ठीक है, डन। अब ग्लाइकोजन से ग्लूकोज जब बनता है तो उसे क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है,
चलिए आइए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, और यहां पे देखेंगे आप, करेक्ट आंसर इसका हो जाता है ए। सबसे पहले, हार्ट हैज 4 चैम्बर्स, यस। द लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ब्लड टू द लंग्स, नो, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ब्लड टू द बॉडी, टू द सिस्टम। द राइट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यस। द ऑर्टा कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यस। तो यहां पे 1 सी एंड ए, सी एंड डी, तो यस ए इज द करेक्ट आंसर। एक और चीज हो सकती है कि मतलब लेवल ऑफ क्वेश्चंस हो सकता है कि ये हमारा से एक स्टेप ऊपर ही आए, कम तो आप मत मान के चलो। तो एनबीएस केवीएस में कुछ इस तरीके से होता है कि जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस होते हैं ना, वो आपको क्यों डिफिकल्ट लगते हैं, क्योंकि वो थोड़े से ट्रिकी होते हैं। एनबीएस केवीएस का जो पैटर्न होता है क्वेश्चंस को बनाने का, तो वो क्वेश्चंस वही होते हैं, सिलेबस में से आता है, लेकिन बस होता यह है कि वो क्वेश्चन को घुमा देते हैं। तो आप ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा ऑप्शन चुने और कौन सा ऑप्शन छोड़े। ये है ट्रिक। तो मैं यही कहूंगी कि अगर आपके जितने कॉन्सेप्ट जितने क्लियर होंगे, उतना आपको कॉन्फिडेंस होगा, उतना आप जल्दी अपने आंसर्स को पकड़ पाएंगे। तो दैट इज वाई जब आप पढ़ रहे हैं तो इतना अच्छे से रिवीजन करिएगा ताकि आप वहां पे कंफ्यूज ना हो। कंफ्यूज नहीं होंगे तो आप सही आंसर चुन पाएंगे। तो यहां पे 8 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है ए। ठीक है, तो ए सी डी, ए सी डी इसका सही जवाब हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 9th क्वेश्चन नंबर आपके सामने। 9th क्वेश्चन नंबर आपके सामने, तो यहां पर भी देखेंगे तो इसका सही जवाब हो जाता है 9th का करेक्ट आंसर जो इसका हो जाता है वो हो जाता है ए। ठीक है, कैसे? एसओ नोट इज द पेसमेकर ऑफ द हार्ट, हाँ जी, इंपल्सेस यहीं से रिलीज होती हैं, एंड इट इज प्रेजेंट एट द पोस्टीरियर साइड ऑफ द राइट एट्रियम। एवी नोट डिलेज इंपल्सेस ट्रांसमिशन, ये भी सही है, क्योंकि जो एवी नोड है, एसओ नोड से पहले एवी नोड, फिर एवी नोड से एवी बंडल, तो यहां पे डिले रहता है इंपल्सेस का। बंडल ऑफ हिस ट्रांसमिट्स इंपल्सेस टू द वेंट्रिकल्स, तो उसके बाद जब बंडल ऑफ हिस से इंपल्सेस जो है वो आगे जाके वेंट्रिकल्स में ट्रांसफर होती है, ये भी सही है। पर्किंजे फाइबर्स इनिशिएट इंपल्सेस, नो, तो पर्किंजे फाइबर्स क्या करता है, केवल और केवल उस इंपल्सेस की वजह से वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, बट इनिशिएट कहां पर होती है इंपल्सेस, एसए नोड में, इसलिए इसको पेसमेकर कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाता है। ठीक है, 9th के बाद नेक्स्ट आ जाइए, 10th क्वेश्चन नंबर आपके सामने। 9th के बाद 10th क्वेश्चन नंबर आपके सामने, और यहां पे 10th का करेक्ट आंसर हो जाता है ए। ठीक है, ए एंड सी। स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीजेस विद एक्सरसाइज, बिल्कुल सही है। हार्ट रेट डिक्रीजेस ड्यूरिंग एक्सरसाइज, नो। रेस्टिंग हार्ट रेट इंक्रीजेस, सॉरी, जो हार्ट रेट है वो ड्यूरिंग एक्सरसाइज तो इंक्रीज ही होगा, बट आफ्टर लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग, जब आप लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग करते हैं तो उसका जो क्रोनिक इफेक्ट है, तो क्रोनिक इफेक्ट की वजह से जो आपका रेस्टिंग हार्ट रेट है वो कम हो जाता है। जैसे कि अगर हम हार्ट रेट की बात करें तो हार्ट रेट का जो नॉर्मल रेंज होता है वो होता है 60 to 80 बीट पर मिनट, दिस इज नॉर्मल रेंज ऑफ हार्ट। यहां पर हार्ट नॉर्मल है, अगर 100 से ऊपर जाता है तो इसे कहते हैं टैकीकार्डिया, अगर 60 से कम होता है तो इसे कहते हैं ब्रेडिकार्डिया। बट जनरली एथलीट्स में देखा जाता है कि एथलीट्स में रेस्टिंग हार्ट रेट 40 से 60 के बीच में होता है, उसे कहते हैं एथलीट ब्रेडिकार्डिया। तो ये कोई नेगेटिव कंडीशन नहीं है, ये एक्सरसाइज की वजह से हार्ट का साइज चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट रेट कम हो जाता है, तो अच्छी बात है। तो आफ्टर एक्सरसाइज लिखा होता तो सही होता। ठीक है, कार्डियक आउटपुट इंक्रीजेस ड्यूरिंग एक्सरसाइज, बिल्कुल सही है। ब्लड प्रेशर ऑलवेज डिक्रीजेस ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ये गलत है। तो ए एंड सी, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 11th क्वेश्चन नंबर आपके सामने। 11th क्वेश्चन नंबर आपके सामने, ऑलराइट, आप देख रहे हैं ये है, इस तरीके का कंफ्यूजन आपको जरूर देखने को मिलेगा और यहीं पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं।
तो 11th का करेक्ट आंसर हो जाता है सी। ठीक है, आर्टरीज कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, नो, veins carries blood towards the heart. Sorry. So arteries carries blood away from the heart, yes, like aorta. Veins carries blood towards the heart, yes, like superior vena cava and inferior vena cava. Arteries always carries oxygenated blood, yes. Capillaries allows exchange of the gases. Exchange of the gases basically capillaries allow करती हैं, हाँ बिल्कुल सही है। ओके, 11th का करेक्ट आंसर यहां पर क्या होना चाहिए? तो कैपिलरीज अलाउज एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो गैस एक्सचेंज किस किस के बीच में होता है? गैस एक्सचेंज होता है एल्वुलाई और कैपिलरीज के बीच में, ठीक है ना? तो डी भी सही होगा। तो ए सही है, काट दो, ये नहीं होगा आंसर, ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। सी आपका गलत है, इसलिए ये आंसर होगा। तो सी इसका आंसर क्यों होगा? क्योंकि आर्टरी हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी नहीं करती। एग्जाम्पल पल्मोनरी आर्टरी, एग्जाम्पल पल्मोनरी आर्टरी। तो जो पल्मोनरी आर्टरी है वो कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स, ठीक है। चले, तो इसलिए आंसर सी होगा। इसके बाद 12th क्वेश्चन नंबर आपके सामने, 12th क्वेश्चन नंबर आपके सामने। तो 12th का करेक्ट आंसर इसका हो जाता है स्केलेटल मसल्स आर वॉलंटरी, सही बात है। स्मूथ मसल्स आर इनवॉलंटरी, सही बात है। कार्डिक मसल्स आर स्ट्रेटेड, सही बात है। स्मूथ मसल्स आर स्ट्रेटेड, नो, स्मूथ मसल्स में स्ट्रेशंस नहीं होते हैं, लाइट एंड डार्क बैंड्स नहीं होते हैं। तो ए बी सी, तो ए इज द करेक्ट आंसर। 13th क्वेश्चन नंबर आपके सामने, और 13 का करेक्ट आंसर इसका हो जाता है थर्टीन का इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ए, ठीक है। मसल कॉन्ट्रैक्शन रिक्वायर्स एटीपी, यस। तो एटीपी के बिना मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती। एटीपी इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन, तो एटीपी स्टोर कहां होता है? लिख लेना, मायोसिन हेड में। मायोसिन हेड कहां होता है? मसल फाइबर के अंदर, ठीक है। कैल्शियम आयंस प्लेज अ रोल, यस। कैल्शियम के बिना मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी। कैल्शियम कहां स्टोर होते हैं? कैल्शियम स्टोर होते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ये भी आ सकता है। तो कैल्शियम स्टोर होते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और क्या आ सकता है? कैल्शियम किसके साथ कनेक्ट होते हैं? तो कैल्शियम कनेक्ट होते हैं एक्टिन के साथ। एक्टिन में भी कौन सा? ट्रोपोनिन। किसके साथ? ट्रोपोनिन के साथ इसकी एफिनिटी ज्यादा होती है, ठीक है। डन। तो ये दो तीन चीजें याद रखेंगे। ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं है बिकॉज ये एनारोबिक एक्टिविटी होती है, तो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं है। मायोसिन इंटरेक्ट्स विद एक्टिन, यस। मायोसिन का एक्टिन के साथ इंटरेक्शन होता है, उसी को हम लोग समझते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में, एक्टिन स्लाइड्स ओवर मायोसिन, ठीक है। तो एक्टिन, ये भी दो तीन चीजें हम यहाँ पे जरा समझ लेते हैं कि भाई एक्टिन है आपके लाइट बैंड्स, जिसको कहा जाता है दीज आर लाइट बैंड्स, और जिसे हम कहते हैं आई बैंड, ठीक है। और मायोसिन आर दी डार्क बैंड्स, इन्हें कहते हैं डार्क बैंड्स। दिस इज ए बैंड, इन्हें ए बैंड कहा जाता है, ठीक है। ये दो तीन चीजें याद रखेंगे। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन सही है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है, तो ए बी डी मतलब ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। 14th क्वेश्चन नंबर आपके सामने, 14th क्वेश्चन नंबर आपके सामने। तो टाइप 2 मसल फाइबर्स आर फैटिग क्विकली, और ये बात सही है, जल्दी थक जाती है टाइप 2 मसल फाइबर्स। टाइप 1 मसल फाइबर को स्लो ट्विच मसल फाइबर कहते हैं, बिल्कुल सही है। टाइप 2 फाइबर्स हैव हाई एंड्योरेंस, नहीं। टाइप 1 मसल फाइबर्स हैव हाई माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी, यस। तो ए बी एंड डी,
तो ए इज द करेक्ट आंसर, ए इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। 14 के बाद 15 क्वेश्चन नंबर आपके सामने, 14 के बाद 15 क्वेश्चन नंबर आपके सामने। और 15 का करेक्ट आंसर इसका हो जाता है डी, ऑस्मोसिस। अगर हम मसल की प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो अगर मसल में स्टिमुलस है तो मसल कॉन्ट्रैक्ट जरूर करेगी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन, मसल में स्टिमुलस है तो मसल पक्का रिस्पॉन्स करेगी, उसे कहते हैं एक्साइटेबिलिटी। रिस्पॉन्स का मतलब है मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो मसल रिलैक्स भी करेगी। इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि जितनी मसल स्ट्रेच हुई है तो वो फिर वो दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ सकती है, उसे कहते हैं इलास्टिसिटी। और स्ट्रेच हो सकती है उसे कहते हैं डिस्टेंसिबिलिटी। तो यहां पर ए, बी और सी तीनों सही है, मतलब ये आंसर नहीं हो गए, नॉट पूछा हुआ है, तो ऑस्मोसिस इज द करेक्ट आंसर। ऑस्मोसिस होता क्या है? ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये बेसिकली होता कुछ इस तरीके से है, जैसे कि ब्लड में अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड में जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो ब्लड में ऑस्मोटिक प्रेशर किस प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से मेंटेन होता है? करेक्ट आंसर है एल्ब्यूमिन। तो जो प्लाज्मा प्रोटीन है ब्लड में एल्ब्यूमिन, उसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन होता है। इसका मतलब यह है कि जो ब्लड है, ब्लड कहीं पर भी किसी भी सेल में, आपके ब्लड किसी भी टिश्यू में ब्लड एंटर कर सकता है, तो वो प्रेशर की वजह से एंटर कर पाता है लेयर्स बाय लेयर्स में, तो वो प्रेशर को कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। जो कौन मेंटेन करता है ब्लड में? एल्ब्यूमिन, ठीक है। चलिए, तो ये आपको समझ में आ रहा है, डी शुड बी द करेक्ट आंसर। नाउ इसके बाद 16 क्वेश्चन नंबर आपके सामने। तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाता है ए। तो एक्सरसाइज इंक्रीजेस मसल स्ट्रेंथ, सही है। एक्सरसाइजेस डिक्रीजेस माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी, नो। कौन सी एक्सरसाइजेस? बेसिकली एरोबिक एक्सरसाइजेस। तो माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी किसमें इंक्रीज होती है? एरोबिक एक्सरसाइजेस में। तो और स्पेसिफिक यहां पे लिखा जा सकता था एरोबिक एक्सरसाइजेस, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए ये गलत है। एक्सरसाइजेस इंप्रूव्स एंड्योरेंस, यस। एक्सरसाइजेस रिड्यूसेस कैपिलरी डेंसिटी, नो। अगेन आई एम सेइंग, तो कैपिलरी डेंसिटी, माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी, ये दोनों किस टाइप की एक्सरसाइज के साथ रिलेटेड है? करेक्ट आंसर है एरोबिक। करेक्ट आंसर है एरोबिक। तो एरोबिक एक्सरसाइजेस की वजह से कैपिलरी डेंसिटी बढ़ जाती है, माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी बढ़ जाती है, और एनारोबिक एक्सरसाइजेस की वजह से क्या होता है? एनारोबिक एक्सरसाइज की वजह से मसल का साइज बढ़ता है, मसल फाइबर का साइज बढ़ता है, नंबर नहीं बढ़ता, केवल साइज बढ़ता है, उसी को हम लोग मसल हाइपरट्रॉफी कहते हैं। तो ये जरा आप याद रखेंगे, तो करेक्ट आंसर ए एंड सी, ए हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ेंगे। 17 क्वेश्चन नंबर आपके सामने। सेवनटीन क्वेश्चन नंबर आपके सामने। तो 17 का करेक्ट आंसर इसका ए हो जाता है, ठीक है। ए, डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ, सही बात है। डाइजेशन आपके माउथ से शुरू होता है, ठीक है। और माउथ में एग्जैक्टली कौन सा न्यूट्रिएंट? कार्बोहाइड्रेट और फैट्स आपके माउथ में ब्रेक होता है, और प्रोटीन ब्रेक शुरू होता है, डाइजेशन शुरू होता है स्टोमक में। तो ए भी सही है, बी भी सही है। एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये भी सही है। लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं न्यूट्रिएंट्स, ये गलत है, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है वाटर। न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होते हैं इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो एबीसी, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसी के साथ 18 क्वेश्चन नंबर आपके सामने। इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? सलाइवा कंटेन्स एंजाइम, सही है। स्टोमक सीक्रेट HCl, सही है। स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट, सही है। ये सही है तो ये आंसर नहीं होगा। लार्ज इंटेस्टाइन डाइजेस्ट प्रोटीन, ये बेसिकली ये थोड़ा सा डाउटफुल है। सही है, सही है, सही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, नहीं डाउटफुल नहीं है, नॉट पूछा हुआ है ना, ठीक है। तो ये सही है, ये सही है, ये सही है, इसलिए ये नहीं होगा आंसर। ये गलत है, ये गलत है। आपको पता है प्रोटीन डाइजेस्ट कहां होता है? तो प्रोटीन डाइजेस्ट होता है आपके स्टोमक में, तो ये गलत है, इसलिए डी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए ऑलराइट, 18 के बाद 19 क्वेश्चन नंबर आपके सामने।
19th क्वेश्चन नंबर आपके सामने। तो एक्सरसाइजेस इंक्रीजेस टाइडल वॉल्यूम, यस। एक्सरसाइजेस इंक्रीजेस ब्रेथिंग रेट, यस। ठीक है। एक्सरसाइजेस डिक्रीजेस ऑक्सीजन कंजप्शन, ये गलत हो गया ना, क्योंकि एक्सरसाइजेस की वजह से आपका ऑक्सीजन कंजप्शन बढ़ जाता है, ईपॉक है ना, ईपॉक जिसको कहते हैं, एक्सिस पोस्ट ऑक्सीजन कंजप्शन, ये आपका बढ़ जाता है। एक्सरसाइजेस इंप्रूव्स लंग कैपेसिटी, यस। तो यहाँ पर ए बी डी, ए बी डी, ए इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, चलिए इसी के साथ एक और सवाल, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? एल्वुलाई इंक्रीजेस सरफेस एरिया। तो बेसिकली जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज करने की वजह से, जब आप एरोबिक ट्रेनिंग करते हैं तो एरोबिक ट्रेनिंग की वजह से जो एल्वुलाई है, एल्वुलाई का साइज बढ़ जाता है, सही है। ऑक्सीजन डिफ्यूजन इनटू ब्लड, तो ऑक्सीजन डिफ्यूजन या फिर गैस एक्सचेंज बढ़ जाता है, ये भी सही है। CO2 डिफ्यूजेस इनटू एल्वुलाई, तो CO2 कैपिलरी से एल्वुलाई और ऑक्सीजन एल्वुलाई से कैपिलरीज, इस तरीके से डिफ्यूज होता है, ये भी सही है। अगर ये तीनों सही हैं तो ये आंसर नहीं होगा। एल्वुलाई स्टोर्स CO2, नहीं। एल्वुलाई स्टोर्स ऑक्सीजन, इसलिए ये गलत है, मतलब ये आंसर सही होगा। तो डी इज द करेक्ट आंसर। तो यहां पे आपने ऑब्जेक्टिव के टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस यहां पे कर लिए हैं। ये बार बार मैं आपको कहना चाहूंगी, मुझे नहीं लगता है कि ये बार बार समझने वाली बात है कि जो भी आप यहां पे प्रैक्टिस कर रहे हो, इट्स अ प्रैक्टिस सेट, इट्स अ प्रैक्टिस सेशन। ये मैं कभी भी नहीं कहती कि भाई जो मैं पढ़ा रही हूं वहीं से सवाल बनने वाला है। मुझे नहीं लगता कि स्टूडेंट्स, मुझे ऐसा क्यों कहते हैं कि जो पढ़ा है वो तो आया नहीं? अरे मतलब क्या लगता है आपको जो हम यहाँ पढ़ा रहे हैं वही एग्जाम में आने वाला है? अगर मुझे पहले से ही पेपर पता होगा तो ये अच्छी बात है, ये गलत बात है कि भाई मुझे पहले से ही पेपर पता है तो पेपर लीक नहीं हो जाएगा? तो मुझे कैसे पता कि एग्जाम में क्या आने वाला है? बट हाँ, हम एक आइडिया लगा सकते हैं, हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई पेपर का पैटर्न इस तरीके से आ सकता है, तो आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करने की जरूरत है। एक रिवीजन आपका हो जाता है, एक प्रैक्टिस आपकी हो जाती है, एक कॉन्फिडेंस आपका आ जाता है अपने कॉन्सेप्ट को लेकर। आप समझ पाते हैं कि भाई गलती कहां कर रहे हो, आप कहां बार बार गलती कर रहे हो आप। ये सब चीजों के लिए ये क्लासेस होती है। तो कृपा करके थोड़ा सा इस बात को समझें कि क्या किस पर्पस के लिए क्लासेस दी जा रही हैं। अब हम सब्जेक्टिव के लिए स्टार्ट करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव आपको यहां पे समझ में आया, अब हम सब्जेक्टिव के लिए स्टार्ट करें। लेकिन सब्जेक्टिव में स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि अगर आपने यहां तक वीडियो देख लिया है मेरा, तो मुझे पूछना है आपसे कि ये जो क्लास मैंने ली है, ये क्लास लाइव रखें या रिकॉर्डेड रखें? रिकॉर्डेड जिस तरीके से मैंने अभी आप लोग आपको ये अपलोड किया, तो आप ये बताइए कि ये शाम के टाइम पर रिकॉर्डेड ही चलने दें या लाइव करना इसको सही रहेगा? तो मुझे ये थोड़ा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए अब एक नए पैटर्न को जरा फॉलो कर लेते हैं, नए पैटर्न को जरा फॉलो कर लेते हैं। और ये है आपके सामने पहला सवाल। तो इस तरीके से ही इसी पैटर्न में EMRS का पेपर आया है अभी फिलहाल। ठीक है, और पहले आप इसको पढ़े एक बार और वीडियो को पॉज करिए। वीडियो को पॉज करने के बाद इसको पढ़िए, उसके बाद इसका आंसर दीजिएगा और मैं इसका आंसर थोड़ा सा जल्दी जल्दी दूंगी। द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर, बड़ा अच्छा सवाल है। इसे कहते हैं पल्स प्रेशर, इसे कहते हैं पल्स प्रेशर। द फेज ऑफ कार्डियक साइकिल व्हेन हार्ट रिलैक्सेस, इसे कहते हैं डायस्टोल, इसे कहते हैं डायस्टोल। ठीक है। द ऑक्सीजन डेफिसिट एट द बिगिनिंग ऑफ द एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड बाय, इसे कहते हैं ऑक्सीजन डेप्थ। इट इज कंपेंसेटेड बाय, ठीक है, इज रिकवर्ड बाय, इसे कहते हैं ऑक्सीजन डेप्थ। आप इसको ईपॉक भी लिख सकते हो, आप इसको ईपॉक भी लिख सकते हो, ईपॉक भी हो सकता है इसका आंसर। डी, द प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजन स्टोर्ड इन मसल्स, इसे कहते हैं मायोग्लोबिन, इसे कहते हैं मायोग्लोबिन। तो ये आपको एक एक शब्द यहां पर आपको पता होना चाहिए यहां पर, ठीक है। ऑलराइट, चलिए इसके बाद दूसरा सवाल आपके सामने।
दूसरा सवाल आपके सामने, तो थोड़ा सा आप इसको वीडियो को पॉज करिए, समझिए और फिर करिए आंसर, मैच करिए, बट मैं आपको थोड़ा सा फास्ट करवाऊंगी। द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन, इसे कहा जाएगा रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, इसे कहा जाएगा रेसिडुअल वॉल्यूम। नंबर 2, द इंक्रीज इन नंबर्स ऑफ रेड ब्लड सेल्स, अगर आरबीसी बढ़ जाते हैं तो उसे कहते हैं पॉलीसाइथीमिया, इसे कहते हैं पॉलीसाइथीमिया, पॉलीसाइथीमिया। और अगर आरबीसी कम हो जाते हैं इसे कहते हैं एनीमिया। सेम आरबीसी का पूछा हुआ है, आपको डब्ल्यूबीसी का भी पूछ सकता है, आपको प्लेटलेट्स का भी पूछ सकता है। सेम यहां पर रेसिडुअल वॉल्यूम पूछा है, यहां पर आपसे वाइटल कैपेसिटी का भी पूछ सकता है, टाइडल वॉल्यूम का भी पूछ सकता है। यही रिवीजन है, यही रिवीजन है। तो आपको एक एक लाइन में डेफिनेशंस क्लियर होना बड़ा जरूरी है। सी, द जंक्शन बिटवीन न्यूरॉन एंड मसल फाइबर इज नोन एज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, आप मत लिखना शॉर्ट में, पता लगे भाई मैम ने तो शॉर्ट में लिखा था, आप भी लिख कर आ गए शॉर्ट में। आपको पूरा लिखना है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, और हो सके तो सही स्पेलिंग लिख कर आना। दूसरी चीज, आप लोगों ने पूछा था कि मैम अगर इस तरीके से पेपर आता है तो पूरी लाइन लिखनी है कि एक शब्द लिखना है, तो यहां पे लिखा हुआ है वन लाइन। अच्छा चलो, वन लाइन लिखा हुआ है, बट आपको अगर लाइन मतलब एक्सप्लेन करने के लिए पूछा है तो आप एक्सप्लेन करेंगे एक लाइन में, लेकिन आप यहां पर केवल एक शब्द ही लिखेंगे, दैट विल बी ओके, वही आपके लिए सही रहेगा कि आप इसमें एक शब्द लिखें, दैट्स इट। ठीक है, द एंजाइम दैट ब्रेक्स डाउन स्टार्च इनटू माउथ एंड दैट इज नोन एज सलाइवरी एमाइलेज। केवल एमाइलेज लिखोगे तो शायद अधूरा ही लगेगा, क्योंकि द एंजाइम दैट ब्रेक डाउन, क्योंकि माउथ पूछा हुआ है, ठीक है, माउथ पूछा हुआ है, तो यहां पर करेक्ट आंसर इसका हो गया सलाइवरी एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज। अगर पैनक्रियास से निकलेगा तो पैनक्रियाटिक एमाइलेज। तो इस तरीके से नाम जरूर लिखना, सलाइवरी एमाइलेज। दूसरा सवाल। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन नंबर आपके सामने, ये बात अभी हमारी हो चुकी है। द एबिलिटी ऑफ द मसल टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप, और इसे कहते हैं इलास्टिसिटी, इसे कहते हैं इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी। द रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एक्सचेंज ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रेथिंग, और इसे हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम। तो आप लोग पूरा लिखना। तो जो आप नॉर्मल ब्रेथ में इनहेल करते हैं और नॉर्मल एक्सहेल करते हैं, तो या तो नॉर्मल इनहेल या फिर नॉर्मल एक्सहेल, इसे कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, इसके बाद सी, द कंडीशन ऑफ द रिड्यूस ऑक्सीजन सप्लाई टू द टिश्यूज, टिश्यूज में ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है, इसे कहते हैं हाइपोक्सिया, इसे कहते हैं हाइपोक्सिया। ठीक है, ऑलराइट। और द ब्रेकडाउन ऑफ द फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, इसे कहते हैं लिपोलिसिस, लाइपोलिसिस। तो जब ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है एनर्जी में, उसे कहते हैं ग्लाइकोलिसिस, और जब फैट्स ब्रेकडाउन होता है एनर्जी के लिए तो इसे कहते हैं लाइपोलिसिस। ठीक है, चौथा सवाल आपके सामने। हाँ जी, कमॉन 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 एवरीबॉडी। तो पहले वीडियो को पॉज करें, उसके बाद सॉल्व करें, और सॉल्व करके बाद इसको मैच करें। द मेजर वीन्स दैट कैरीज ब्लड फ्रॉम द लोअर बॉडी टू द हार्ट एंड दैट इज इंफीरियर वेना केवा। ठीक है, आप लोग पूरा लिखना, इंफीरियर वेना केवा। द कॉन्ट्रैक्शन फेज ऑफ द हार्ट इज नोन एज, तो कॉन्ट्रैक्शन फेज ऑफ द हार्ट को कहते हैं सिस्टोलिक या सिस्टोल, सिस्टोल। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इन द लंग्स अकर्स ड्यू टू, एंड दैट इज पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट, पार्शियल प्रेशर gradient. The main site of nutrient absorption is, and the correct answer is small intestine. तो सबसे ज्यादा absorption, सबसे ज्यादा digestion कहां होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ऑल राइट, फिफ्थ क्वेश्चन नंबर आपके सामने। फिफ्थ क्वेश्चन नंबर आपके सामने।
द इंक्रीज इन मसल फाइबर नंबर इज नोन एज, तो मसल फाइबर का नंबर बढ़ता है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हाइपरप्लासिया। हाइपरप्लासिया, हाइपरप्लासिया। अगर यहां पे लिखा होता द इंक्रीज इन द साइज ऑफ द मसल फाइबर, या लिखा होता द इंक्रीज इन द साइज ऑफ द मसल, तो यहां पर होता मसल हाइपरट्रॉफी। बट यहां पे लिखा हुआ है कि मसल फाइबर के नंबर अगर बढ़ता है तो दैट इज हाइपरप्लासिया। नंबर बी, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड डिपेंड्स अपॉन हीमोग्लोबिन, क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन किस तरीके से फॉर्म होता है? हीमोग्लोबिन के फॉर्म में होता है। हीमोग्लोबिन, तो जितना आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन का कंटेंट होगा उतना ही आपके ब्लड में ऑक्सीजन का कंटेंट होगा। तो सी, द हार्मोन दैट रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म, एंड द करेक्ट आंसर इज थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन, और ये रिलीज होती है थायराइड ग्लैंड से। ठीक है, ये रिलीज होती है थायराइड ग्लैंड से। थायराइड ग्लैंड की दो हार्मोन्स हैं, T3 एंड T4। T3 एंड T4, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट्स, अभी पढ़ा आपने, एंड द करेक्ट आंसर इज ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ठीक है। तो यहां पर ये आपके इस तरीके के सवाल कंप्लीट हो जाते हैं। वैसे और भी क्वेश्चंस हैं, बट ये एक सैंपल था, मतलब इस तरीके से जस्ट एक प्रैक्टिस है, तो ज्यादा लंबी लंबी क्लासेस का कोई मतलब नहीं है। तो ये था हमारा आज का एक शॉर्ट वीडियो। तो मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी कि ये अगर वीडियो सीरीज आपके लिए हेल्पफुल रही है, या फिर आपको लगता है कि ये अगर मैं कंटिन्यू करती हूं तो आपके लिए बढ़िया रहेगा, रिवीजन आपका अच्छा हो रहा है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चल सके कि ये वीडियो सीरीज आपके लिए कितनी मजेदार साबित हो रही है, या फिर आपको कितना फायदा इससे हो रहा है। ठीक है, और क्या हम कर सकते हैं जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि एक तो सवाल मैंने आपसे पूछा है, उसका जवाब मुझे देना। दूसरा कि ये रिकॉर्डेड चलने दें या लाइव लेकर आए शाम के टाइम पर, ये थोड़ा सा मुझे कमेंट करके बताना, ताकि मुझे भी थोड़ा सा लगे कि आपके लिए इस 3-4 दिनों में क्या बेनिफिशियल रहेगा। तो मेरा नाम है मीनाक्षी द्विवेदी। ऐसे ही स्कॉलर्स मंत्रा में बढ़िया बढ़िया वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की इंफॉर्मेशन ऐसे ही मिलती रहे। थैंक यू सो मच, एंड अपने स्कोर मुझे जरूर बता के जाइएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।